आप देख रहे हैं कर्तव्य एवं निष्ठा का बयान, साहित्य और संस्कृति का बयान, समता की आवाज बयान टीवी। आप सभी को मेरी तरफ से सादर सेवा जोहार। आप सभी इस कोरोना के पेंडेमिक में अपने घर पर होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। एक मौका मिला है हम लोग को रूबरू करने का इस लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंस के तहत। शुरुआत के तौर पे जैसे कि हम सब शुक्रिया अदा करना चाहते हैं गोंडवाना दर्शन का, जिन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी है, ये मौका दी है कि हम एक दूसरे के साथ इन विचारों का आदान प्रदान कर सकें। उसके साथ साथ मैं आज के दिन दादा सुनहर सिंह तराम जी को याद करना चाहूँगी, जो इस गोंडवाना दर्शक मासिक के एक उत्तेजक रहे हैं और 50 सालों से साहित्य सेवा और समाज सेवा में अपना अमूल्य योगदान दिया है। वो जहाँ कहीं भी हो, इस तरह से इसका जो एडवांसमेंट देख रहे हैं लाइव सेशन के थ्रू, तो वो बेहद खुश होंगे। और मुझे पता है ये एक ज़रिया है कि हम इस प्लेटफॉर्म को आगे और लेकर चलेंगे। मेरा थोड़ा सा परिचय मैं देना चाहती हूँ आपको। मेरा नाम रूपा सुधाकर बोरेकर। वैसे तो मेरा नेटिव प्लेस है मध्य प्रदेश और मैं अभी महाराष्ट्र में हूँ। मैं सीधा ऐसा बोल सकती हूँ आपको कि मैं मध्य प्रदेश की जन्मवासी हूँ, महाराष्ट्र की कर्मवासी हूँ और दिल और दिमाग से आदिवासी हूँ। तो मुझे बहुत गर्व है कि मैं एक ऐसी कम्युनिटी को बिलोंग करती हूँ जो बेहद यूनिक है, सबसे अलग है। और क्यों ना हो गर्व, क्योंकि ये एक पहली ऐसी प्रजाति है जिसने मानव विकास में अपना योगदान दिया है। सिविलाइजेशंस की बात करें या फिर हम मनुष्य के विकास की बात करें तो सबसे पहले जो आए थे वो आदि मानव थे। तो मुझे लगता है इस धरती पे अगर किसी ने पहली बार पांव रखा होगा तो वो भगवान नहीं होंगे, वो शायद आदिवासी ही होंगे। इसलिए मुझे तो बिल्कुल गर्व है कि हम पहले मनुष्य हैं और कहीं ना कहीं आज भी हम हमारी ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं। वो कहते हैं ना कि हम ज़मीन के नहीं, ज़मीन जो है वो कहती है कि आपकी ज़मीन नहीं है, आप ज़मीन के हैं। तो डेफिनेटली हम कितना भी काम करें, आखिर में हमें उस ज़मीन में ही जाना है। तो मुझे गर्व है कि हम इस देश के वासी हैं, एक ऐसा देश जहाँ पे बहुत सारे ट्रेडिशन, कल्चर्स, परंपराएं हैं और यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। यहाँ पर क्या कुछ नहीं है, यहाँ पर हिस्ट्री है, यहाँ पर सिविक्स है, यहाँ पर ज्योग्राफी है, यहाँ पर हर सारी चीज़ें हैं। तो एक यूनिटी इन डाइवर्सिटी का बेस्ट एग्जाम्पल हमको हिंदुस्तान में देखने के लिए मिलता है और हिंदुस्तान से जुड़े हर एक लोगों को इस चीज़ का गर्व है कि वो इस ज़मीन से जुड़ा हुआ है। हमारे देश ने हमें बहुत अच्छी राज्य घटना दी जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। वो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा एक आर्टिकल 45 जिसमें बताया गया है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल किड्स। उसके बाद एक आर्टिकल है हमारा 341 एंड 42 जिसमें शेड्यूल्ड बैकवर्ड क्लासेस होती है उनको एक प्रिविलेज दिया गया है और कहीं ना कहीं हमें हमारे अधिकार मिले हुए हैं। सवाल ये है कि ये जो चीज़ें हैं जो हम बात करेंगे आज, थोड़ा सा मैं ये बोलूँगी कि मैं बहुत ज़्यादा ज्ञानी तो नहीं कि मैं अपना ज्ञान आपसे इस तरह से शेयर कर रही हूँ। असली ज्ञान आप लोगों के पास मुझसे कहीं ज़्यादा होगा। तो वो चर्चा करेंगे यहाँ पर और शेयर करेंगे कि आज हम क्यों एक बैक फुट पर है या क्यों हम एक कोई बैक स्टेप पर है। तो शुरुआत करते हैं। मैं सबसे पहले जानना चाहूँगी कि आप जब शिक्षा की बात करते हैं तो सबसे पहले आपके जहन में क्या आता है? तो डेफिनेटली हम किताबें देखते हैं, हम स्कूल देखते हैं, हम बच्चे देखते हैं, करेक्ट। अब इन्वेस्टमेंट किस चीज़ में ज़्यादा होगा? अगर हम सोने में इन्वेस्ट करें तो सोना हमको रिटर्न देगा, एक थोड़े टाइम तक रिटर्न देगा और उसमें इन्वेस्ट करके हमें खुशी भी मिलेगी। लेकिन अगर हम थोड़ा सा भी वक्त या हमारी ज़िंदगी एजुकेशन में इन्वेस्ट करते हैं तो शायद हमें जो प्रॉफिट मिलेगा वो लाइफ लॉन्ग तक चलेगा। अब किस तरह के एजुकेशन में हमें इन्वेस्ट करना है, ये हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है। किस तरह का एजुकेशन है जो कि मीनिंगफुल है? हमने अभी भी बोला है कि एजुकेशन, सार्थकता जिसकी हम बात करें कि मीनिंगफुल एजुकेशन देना ज़रूरी है हमारे बच्चों को। तो यहाँ मेरा क्वेश्चन ये है कि मीनिंगफुल एजुकेशन यानी कि क्या? मीनिंगफुल एजुकेशन मतलब दैट गिव्स मीनिंग टू लाइफ, जो हमारे जीवन में कोई सार्थकता दे रहा है। पढ़े लिखे सभी होंगे, सब एक ना एक डिग्री लेकर घूमते हैं, कागज का टुकड़ा हाथ में रहता ही है। तो महज उस कागज के टुकड़ों से हम नहीं बोल सकते कि कोई इंसान एजुकेटेड है।
मुझे लगता है शिक्षा का असली मायना तब होगा जब वो शिक्षा आपकी ज़िंदगी बनाने में काम आती है और ज़िंदगी से ज़्यादा आपको एक अच्छा इंसान या व्यक्तिमत्व बनाने के काम आती है। अब ट्राइबल एजुकेशन की बात करें तो इसमें मीनिंगफुलनेस कैसी लाई जाए या सार्थकता कैसे लाई जाए। मुझे ऐसा लगता है कि जो संस्कृति की जो उपासना है उसको मुख्य धारा में लेकर आना और उसको शिक्षा से जोड़ना, ये होता है हमारी शिक्षण की सार्थकता। हमें पता है कि हम आदिकाल से इस युग में रह रहे हैं, हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, इस पर हमें गर्व है, लेकिन इस परंपरा को हमें मुख्य धारा में दिखाना है, मेन स्ट्रीम में लाना है। मेन स्ट्रीम में लाने के लिए जो सबसे ज़्यादा हमें योगदान करेगा वो है हमारी शिक्षा प्रणाली, हमारी पॉलिसी, या हम जिस तरह से एजुकेशन दे रहे हैं हमारे बच्चों को। सो आज दो मुद्दे हैं, एक हमारे ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस और दूसरी मेन स्ट्रीमिंग। दोनों को जोड़ने का काम एजुकेशन करेगा। उदाहरण के तौर पर बताना चाहती हूँ, मैं जिस स्कूल में काम करती हूँ वहाँ पर इंग्लिश मीडियम स्कूल है, CBSE एफिलिएटेड स्कूल है। जब बच्चे अपने गांव से स्कूलों में आते हैं तो उनके ज़बान पर उनकी मातृभाषा होती है। अब स्कूल में अचानक आने से हम लोग उनको बोलते हैं कि आपको इंग्लिश बोलना ज़रूरी है, और इंग्लिश बोलना ज़रूरी है तो बच्चे कहीं ना कहीं एंग्शियस हो जाते हैं या उनके मन में एंग्जाइटी आ जाती है कि अब क्या करें, क्योंकि रीजनल जो डायलेक्ट्स होते हैं उसको एकदम से छोड़ नहीं सकते हैं। हम कोशिश करते हैं उनको कि उनकी जो रीजनल लैंग्वेजेस है और इंग्लिश, इसका कॉम्बिनेशन बेहद खूबसूरत हो सकता है, तो कहीं ना कहीं हमें समय देना होगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत अभी तो 1st to 5th एक बच्चा जो प्राइमरी एजुकेटर रहेगा वो अपनी रीजनल लैंग्वेज भी सीख सकता है और आगे जाकर इंग्लिश भी सीखेगा। मुझे लगता है ट्राइबल्स में बहुत पोटेंशियल है, वो कई लैंग्वेजेस एक साथ सीख सकते हैं। इसी का एक बेहतर उदाहरण है इस तरह की संस्थाएं, जहां हम रीजनल लैंग्वेज को भी प्रमोट करें और हम इंग्लिश को भी प्रमोट करें, क्योंकि हमें लगता है कि ट्राइबल नीड्स टू बी ग्रूम्ड कहीं ना कहीं, और इसके लिए हमारा योगदान भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ऐसे कई घटक है या कई फैक्टर है जो ट्राइबल प्रजातियों को रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं कि उन्हें मीनिंगफुल एजुकेशन कैसे और कब और कहाँ मिले। पहला है सोशल फैक्टर। अब सामाजिक घटक की बात करें तो इंसान एक सामाजिक प्राणी है, हम सब समाज से जुड़े हैं, अपनी परंपराएं हैं, अपनी रीति रिवाजें हैं और हम इसको बखूबी जानते हैं। कई बार बच्चा अपनी संस्कृति लेकर स्कूल में आता है तो उसे थोड़ा सा ऑकवर्ड फील लगता है, तो मुझे लगता है ऐसे में शिक्षक एक बेहतरीन रोल अदा कर सकते हैं। वो बच्चों के बीच में जाकर उनकी संस्कृति को अगर समझे, कई त्योहार ऐसे होते हैं आदिवासियों के जो देखने लायक होते हैं और उनसे सीखने लायक बात होती है। अगर कई शिक्षक वहां जाए, उनके बीच में उन त्योहारों को समझे, उनकी संस्कृति को समझे, तो शायद वो जो गांव रहेगा वो एक अच्छा शिक्षा का केंद्र बन सकता है। कई बार टीचर्स जो होते हैं या जो शिक्षक होते हैं उनको बच्चों के गांव जाके शिक्षार्थी बनना पड़ता है। जैसे जब स्टूडेंट स्कूल में आते हैं तो वो विद्यार्थी होते हैं, वैसे ही जो शिक्षक होते हैं वो शिक्षार्थी बन जाए, तो शायद ये जो दूरियां हैं सांस्कृतिक मतभेद की जो शिक्षक और बच्चों के बीच में रहती है, इसको हम काफ़ी हद तक दूर कर सकते हैं। दूसरी अगर हम बात करें तो वो है हमारा सोशल फैक्टर, जो अभी हमने बात करी है, इकोनॉमिक फैक्टर। इकोनॉमिक की फैक्टर बात करें तो आर्थिक घटक एक ऐसा मुद्दा है जो चर्चा का विषय है। कई बार कुछ चीज़ें स्कूल में नहीं मिल पाती है बच्चों को तो हम सरकार को ब्लेम करते हैं। कोई पॉलिसीज इम्प्लीमेंटेशन में अगर देरी हो जाती है तब भी हम सरकार को ब्लेम करते हैं, और सही है, क्योंकि हमें लगता है कि गवर्नमेंट जब फंड रिलीज करती है तो हमें वो सारी चीज़ें मिलनी चाहिए। हम जानते हैं, आपको पता है महाराष्ट्र में कुछ 9% जो होता है कंट्रीब्यूशन शेड्यूल्ड ट्राइब्स के डेवलपमेंट्स के ऊपर, उसमें किसी पॉलिसीज में लगाया जाता है या स्कीम में लगाया जाता है, और बाकी जो पैसा होता है वो आपको पता है कहाँ जाता है। आप समझदार व्यक्ति हैं, आप सब जानते हैं करप्शन एक ऐसी जड़ है जिसको हम मिटाते मिटाते शायद थक गए हैं, लेकिन जो लोग शुरू कर रहे हैं उनका शायद पेट अभी तक भरा नहीं है। तो खैर हम ज़्यादा इस टॉपिक पे नहीं बोलेंगे। तो कुछ करप्टेड लोग होते हैं दुनिया में, और वो करप्शन की वजह से कहीं ना कहीं इन पॉलिसीज़ या स्कीम्स में इम्प्लीमेंटेशन करने में देरी हो जाती है। तो इसका जो मुआवजा होता है वो हमारे बच्चों को कहीं ना कहीं भरना पड़ता है। तीसरा जो मुद्दा है वो बेहद खास है,
अगर हमने देखे हैं सोशल फैक्टर, हमने देखे हैं इकोनॉमिक फैक्टर, हमने देखे हैं कल्चरल फैक्टर, तो मुझे ऐसा लगता है एक पॉलिटिकल फैक्टर जो है वो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। कई आदिवासी समुदाय ऐसे होते हैं जो राजनीति में हिस्सा लेना सही नहीं समझते, या ये बता दें कि उनका इम्पोर्टेंस ऐसा नहीं हो पाता जैसा दूसरे नेताओं का होता है। तो मुझे लगता है कि लीडरशिप को इनबिल्ड करने के लिए हमें आज के बच्चे को मजबूत बनाना चाहिए। आप नहीं चाहते कि आपका बच्चा एजुकेशन लेकर आज का बिरसा मुंडा, आज की फूलन देवी और आज की दुर्गावती बने। ऐसे ही लीडर की हमें ज़रूरत है और ऐसे ही लोग समाज में बदलाव भी लाएंगे। सोशल फैक्टर में अगर हम बात करें तो रिजर्वेशन की हम बात करते हैं। मुझे लगता है अपने बच्चों को ये बताना बहुत ज़रूरी है कि आप प्रिविलेज्ड नहीं हो, आप प्रिविलेज्ड नहीं हो। आपको कंपटीशन में उतरना है, आपको प्रतिस्पर्धी बनना है। बचपन से आपको अपने बच्चे के दिमाग में ये चीज़ डालनी है कि आपको किसी भी तरह का प्रिविलेज नहीं मिला है, आपको कंपटीशन में उतारना है और ये जो सारे लोग आपके सामने हैं ये आपके प्रतिस्पर्धी है। बच्चे को जिस तरह हम फीड करते हैं बचपन से, वो उसी मानसिकता को लेकर स्कूल में पहुंचता है। पता चलता है मैं प्रिविलेज्ड हूँ, मुझे सारी चीजें मिलने वाली है आसानी से, तो कहीं ना कहीं वो प्रतिस्पर्धी होना बंद कर देता है। और मुझे ऐसा लगता है कंपटीशन में आने के लिए ये सारी चीजें एक अहम रोल प्ले करती है। और क्यों ना हो कंपटीशन, हमारा बच्चा किसी से कम थोड़ी ना है। अगर हम स्पोर्ट्स की बात करें तो आदिवासी अपनी फिजिकल एंटिटी के मायनों से जाने जाते हैं। उनके जैसा कटिबद्ध कोई नहीं है, उनके जैसी शारीरिक रचना किसी और की नहीं है, वो अपने आप में खास है। स्पोर्ट्स की अगर बात करें तो वो लोग ऐसे व्यक्तिमत्व है, वो बड़े बड़े ओलंपिक्स के मेडल आसानी से जीत के ला सकते हैं और कितने ही बड़े टूर्नामेंट्स को जीत सकते हैं। लेकिन बस एक है कि उनको अवेयर करना है, हमें उन्हें जागृत करना है। कई पेरेंट्स जो यहाँ पर जुड़े होंगे जिनके बच्चे हैं, मेरी एक रिक्वेस्ट है, मैं ये चाहती हूँ कि अगर ये सोशल घटक को आप किसी हद तक कम कर सके, अब वो कैसे कम कर सकते हैं आप? हमें पता है हमारे आदिवासी लोगों के लिए रिजर्वेशंस होते हैं, ये पता लगाए कौन से डिपार्टमेंट में या कौन से सेक्टर में कितनी जगह खाली है। बच्चों को बचपन से उसके लिए प्रेरित करे पढ़ाई करने के लिए, कंपटीशन में उतरने के लिए कहे, लेकिन साथ साथ में उसे ये बताइए कि आप प्रिविलेज्ड नहीं हैं, आपको कंपटीशन करना है, आपको जोरदार टक्कर देनी है। आप फिर देखिए बच्चा किस तरह से मेहनत करता है। कई सीट्स हमारे वहाँ रिजर्वेशन की खाली रहती है क्योंकि कैंडिडेट्स अवेलेबल नहीं होते हैं। अब इसको हम एक दुविधा ही बोल सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है इसमें पेरेंट्स का अवेयरनेस एक सबसे बड़ी मुहिम हो सकती है। तो अगर आज से हम बच्चों को ये सिखाएं कि हमें प्रतिस्पर्धी होना है, हमें कोई भी चीज़ प्रिविलेज में नहीं मिली है, तो शायद जो बच्चा है वो बेहतर कर सकता है। दूसरा मुद्दा है मेडिकल फैक्टर। आपको पता है हेल्थ सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है आदिवासियों का। हम जब जंगलों में थे, या हम ऐसा सोचते हैं कि जंगल में रहने वाले लोग हैं वो उनको सब न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ वाली चीज़ें मिलती है क्योंकि वो उस तरह का सेवन करते हैं आमतौर पे। उसके बाद भी हमने देखा कि माल न्यूट्रिशन की सबसे ज़्यादा संख्या ट्राइबल कम्युनिटी में है। तो ऐसा क्या हो गया अचानक कि माल न्यूट्रिशन बढ़ गया? हमारे लिए हेल्थ क्वालिटी को एंश्योर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी एक चीज़ पर फोकस करके हम नहीं चलने वाले हैं। हम जैसे बच्चे जब हॉस्टल्स में आते हैं या रेजिडेंशियल स्कूल में हैं, तो जब वो खाना खाते हैं तो आमतौर पे, क्योंकि मैं चंद्रपुर में हूँ, तो बच्चे जो है वो चावल ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, और चावल खाते हैं तो चपाती खाते नहीं हैं। तो बच्चों को पूछते हैं कि भाई ऐसा क्यों? तो जहाँ का जो स्टेपल फूड होता है बच्चा वही प्रेफर करता है। यहाँ पर चावल की खेती ज़्यादा होती है इसलिए बच्चा चावल ज़्यादा खाता है। हमने इंश्योर किया कि सिर्फ चावल खाओगे तो फैट्स बढ़ेगा बॉडी में, कार्बोहाइड्रेट्स तो मिलेगा ही नहीं, दाल नहीं पियोगे तो प्रोटीन्स नहीं मिलेगा। ये अवेयरनेस हमारे बच्चों को हमें ही देनी पड़ती है। तो कई बार बच्चे कुछ एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी की वजह से माल न्यूट्रिशन के शिकार हो जाते हैं। ये अवेयरनेस उनको देना ज़रूरी है। जब बच्चों को हम इसकी महत्वता बताएंगे कि सब्जियों में विटामिन्स मिनरल्स होते हैं, बच्चा खुशी खुशी खाएगा और शायद दूसरों को भी सलाह मशवरा दे, क्योंकि टीचर्स की बात तो कोई टालता नहीं है। वो बताता है क्योंकि टीचर ने ऐसा बोला है इसलिए हमें ऐसा कुछ करना है। तो आई गेस हेल्थ एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है
क्योंकि देखिए अगर बच्चों की तबीयत ठीक नहीं रही तो नेट अटेंडेंस रेशियो जो है स्कूल में आने का वो डिक्रीज हो जाएगा। और स्कूल चला ही किस लिए रहे, बच्चों के लिए। और अगर बच्चे ही नहीं रहे तो पढ़ाई में मजा भी नहीं आता है। किसे पढ़ाएंगे हम, किसे हम अगला नेता चुनेंगे देश का? ऐसे काबिल सिटीजन्स हमें नहीं मिलने वाले हैं। ये सारे जो घटक है ना, इसका मिलाप करके हमको एक एबल ट्राइबल सिटीजन को खड़ा करना है। और ये ताकत बहुत लगेगी, ऐसा नहीं है कि ये चीजें बहुत आसान है, लेकिन मुझे पता है कि अगर टुगेदर वी स्टैंड हमें कोई भी हिला नहीं सकता। जब अलग होंगे तो हम गिर सकते हैं। बोलते हैं टुगेदर वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल। तो मुझे ऐसा लगता है ये एक मंच, ये एक ऐसा जरिया है जहां पर हम एक दूसरे के साथ जो ये विचारों का सामंजस्य कर रहे हैं, हमें पता है कि हम एक दूसरे से जुड़ेंगे और हम यूनाइटेड खड़े रहेंगे। मेरा बहुत अहम टॉपिक है अभी, जो रिसेंटली आपको पता है पेंडेमिक हुआ है 19। सबसे ज्यादा दुखी है मेरे आदिवासी बच्चे। ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के सफर में बच्चे मोबाइल से कनेक्टिविटी बना नहीं पा रहे हैं, टीचरों से जुड़ नहीं पा रहे हैं, और वो जुड़ नहीं पा रहे हैं तो समझ लीजिए हम कहीं के ना रहे। तो ऐसे में हमें उन्हें जोड़ना बहुत ज़रूरी हो गया है। हमने इसीलिए डिपार्टमेंट से बात करी, ट्राइबल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने हमारी बहुत सहायता करी और उन्होंने ही एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया अनलॉक लर्निंग का। और उस अनलॉक लर्निंग के तहत हमने शुरू की शाड़ा ऑन व्हील। बच्चों के घर पहुंचे, एक गाड़ी तैयार की जिसमें हमने किताबें ली बच्चों के लिए, सैनिटाइजर्स लिए, हमने मास्क लिए उनके लिए, और हम पहुंचे बच्चों के घर पर। बच्चों की आर्थिक परिस्थिति जानने की कोशिश करी, उनकी सेहत जानने की कोशिश करी, और उसके बाद उन्हें किताबें डिस्ट्रीब्यूट करी। उसके बाद उन्होंने जो अपनी दशा बताई स्कूल में न होने से, तो वो वाकई एक गंभीर समस्या है। क्योंकि कई ऐसे ट्राइबल रिमोट एरियाज हैं जहाँ पर लोग आज खेती के भरोसे रहते हैं, और जब बच्चा स्कूल में नहीं होता है तो वो कहीं ना कहीं डिप्राइव हो जाता है चीज़ों से। तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों में वो कनेक्टिविटी आने के लिए हमें उनसे जुड़ना बहुत ज़रूरी है। और हम एक ऐसे फील्ड में हैं एजुकेशन वाले जहाँ पे बच्चों के साथ सामंजस्य बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। मैं एक स्टोरी बताना चाहती हूँ आपको कि हम किस तरीके के हैं एक्चुअली। एक लड़की होती है, वो फुग्गे वाले के पास जाती है, बलून सेलर के पास जाती है। वो पूछती, भैया ये लाल रंग का जो बलून है ये उड़ेगा? तो भैया बोलते हाँ क्यों नहीं, ज़रूर उड़ेगा। वो फिर पूछती है जो नीले कलर का बलून है ये भी उड़ेगा? तो भैया बोलते हाँ ये भी उड़ेगा बेटा। वो बोलती है पीले कलर का बलून है ये भी उड़ेगा? तो बोलते हाँ वो भी उड़ेगा। तो उसको समझाता है बलून सेलर, बेटा फुग्गों के कलर से उसके उड़ने का मायना नहीं है, फुग्गे के अंदर क्या है वो उसको उड़ाता है। तो फुग्गे के अंदर जो हवा है ये इम्पोर्टेंट है। हम वेशभूषा, हम हमारी संस्कृति परंपरा, हम सब दिखते हैं, लाल पीले हरे नीले सब है, लेकिन हमारे अंदर के पोटेंशियल ही हमको उड़ाएंगे ऊपर। मुझे एक ऐसा समाज दिख रहा है सामने जिसके अंदर है एक भूचाल है जो कुछ भी कर सकता है। तो मुझे लगता है वो हवा का जोर शायद एजुकेशन दे सकता है। और अगर वो एजुकेशन, वो ज्ञान अगर आपके जीवन में सार्थकता लाता है और मीनिंगफुल होता है तो आप बहुत बहुत ऊपर उड़ेंगे आसमान में। मैंने जो सारी चीज़ें आपको बताई, जो चैलेंजिंग सिचुएशंस थी हमारे लिए शाड़ा ऑन व्हील के दौरान, जब बच्चों की दयनीय अवस्था हम लोगों ने देखी तो हमने सोचा इसके लिए क्या किया जाए। बहुत सारे बच्चे ये समझते हैं स्कूल में आने से उन्हें अच्छा खाना मिलता है, अच्छी यूनिफॉर्म मिलती है, अच्छा रहने के लिए मिलता है। तो मेरी एक ऐसी अपील है कि ये रिमोट एरियाज़ के पेरेंट्स को हमें ये भी अवेयर करना है कि महज स्कूल एक ऐसी सोसाइटी नहीं है जो बच्चों में चेंज लाएगी। अगर आप भी घर का वातावरण थोड़ा सा स्कूल जैसा कर ले तो शायद कुछ ना बिगड़ेगा। मेरा कोई आदिवासी बच्चा शायद और स्ट्रांगली मुझे आकर दिखेगा स्कूल के अंदर। तो मुझे लगता है वो सोच हमारे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है, और ये जो मायना है हमारे लिए हमें आगे तक ले ही जाएगा। क्या करें, अभी चुनौतियां तो बहुत सारी है, चैलेंजेस बहुत सारे हैं, और इन चैलेंजेसों को हमको फेस भी करना है, लेकिन उसके साथ हमें सॉल्यूशन भी निकालना है। अब सॉल्यूशन कैसे? गवर्नमेंट अपनी तरफ से पूरा ट्राई कर रही है। मुझे ऐसा लगता है कि एकलव्य रेसिडेंशियल स्कूल हो या नामांकित स्कूल हो, इनका कंसेप्ट बेहतरीन है, इंफ्रास्ट्रक्चर मज़ेदार है, सारी चीज़ें अच्छी है,
बट कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंटेशन में कम पड़ जाते हैं। एक जो क्वालिटी एजुकेशन या क्वालिटी रिच एजुकेशन की हम बात करते, हम कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं उस चीज़ से। बच्चा आ तो रहा है, हमारी बिल्डिंग भव्य है, देखते से कोई इम्प्रेस हो जाएगा, वाह क्या स्कूल है, लेकिन वो किस काम का, सब दिखावा। लेकिन अंदर अगर कोई चीज़ नहीं रही है इम्प्लीमेंटेशन के लिए, तो शायद हम फिर से उस बैक स्टेप पे आ जाएंगे। और मैंने आपको पहला स्टेटमेंट दिया है, ट्राइबल्स को हमें ग्रूम करना है, हमें परंपरा रखनी है, हमें हमारे ट्रेडिशंस भी रखने हैं, हमें उन्हें मेन स्ट्रीम में भी लाना है। तो ये मेन स्ट्रीम और ट्रेडिशन के बीच का जो फासला है, ये जब हम तय करेंगे तो मुझे लगता है उसके लिए क्वालिटी मैटर्स। हम ये नहीं सोचेंगे ये आदिवासी का बच्चा है तो इसे कुछ भी दिया जाए। बहुत सारे लोगों का ये कंसेप्ट होता है, हमें उस सोच को मात देनी है। और वो तभी होगा ना जब हमारा बच्चा शाइन करेगा, हमारा बच्चा सोसाइटी में स्पार्कल करेगा। तो आई थिंक ये रेसिडेंशियल स्कूल और एकलव्य स्कूल, इसका कंसेप्ट बेहतरीन है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके इम्प्लीमेंटेशन में मुझे लगता है थोड़ा और मेहनत करने की ज़रूरत है। आई थिंक गवर्नमेंट हमारे लिए काम बखूबी कर सकती है अगर हमने उन्हें अवेयर किया तो। वो यूनिक होते हैं, उनके खाने का तरीका, उनके बैठने का तरीका, उनके खेलने का तरीका, उनके सोचने का तरीका, वो सबसे यूनिक होता है। और उन्हें टक्कर देने वाले कोई है भी नहीं। जैसे कि मैंने आपसे कहा है, वो किसी भी फील्ड में चले जाए, वो अपने आप को प्रूव करके रहेंगे, लेकिन उन्हें उस तरीके का गाइडेंस चाहिए, उस तरह की समझदारी चाहिए। मुझे लगता है एजुकेशन डिपार्टमेंट ने ट्राइबल एजुकेशन बोर्ड, या एक हम बोल सकते हैं ट्राइबल एजुकेशन बोर्ड अलग से स्थापित करना चाहिए। हमारे पास CBSE बोर्ड है, हमारे पास स्टेट बोर्ड है, ये सब अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन जो बेसिक ट्राइबल्स को मिलना चाहिए उस पर शायद काम नहीं हो रहा है। मैंने कहा ना आपको, उनकी नीड्स अलग है, उन्हें क्या चाहिए ये सिर्फ वो समझते हैं। तो अगर उनकी नीड्स को फुलफिल करना है तो मुझे लगता है ट्राइबल एजुकेशन बोर्ड विल प्ले अ वेरी गुड रोल इन इम्प्लीमेंटिंग ऑल दिस थिंग्स। लेकिन ये कब होगा, कैसे होगा, खैर हमने सोच तो रखी है एक, और हो सकता है आगे कुछ एडवांसमेंट ऐसे आए कि हम कहीं ना कहीं जाकर ऐसा कोई बोर्ड स्थापित भी कर ले जो केवल ट्राइबल बच्चों के लिए बना हो। क्योंकि ट्राइबल्स की मानसिकता और ट्राइबल के रहन सहन को समझना ये आमतौर के बच्चों के साथ थोड़ा सा मुश्किल होता है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि उनकी एंटिटी बहुत अलग है। मैंने कहा ना, दे आर स्पेशल किड्स, दे आर सुपर स्पेशल किड्स। आप यकीन नहीं मानेंगे, जब मैं स्कूल ज्वाइन की थी चंद्रपुर, जब मेरा ट्रांसफ़र हो गया था चिकलदरा से चंद्रपुर, तो बच्चा इंग्लिश बोलने से बहुत डरता था और मुझे देखकर तो वैसे भी भाग जाते थे। स्टार्टिंग की जब when I started speaking in English, so they were like some foreigners have come to my school and I don't know in which language the madam is speaking. शॉक थे। तो I was like क्या हुआ, कोई नई भाषा तो है नहीं। अगर आपके पेरेंट्स आपको CBSE स्कूल में सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो इंग्लिश बोलना तो बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो ऐसे में इंग्लिश सिखाना एक चैलेंज था बच्चों के लिए। मैंने उनको ये बताया कि मुझे इंग्लिश के अलावा कोई और भाषा आती ही नहीं है, और मैं बिल्कुल उनसे कोई और भाषा में बात ही नहीं करती थी। अब हुआ ऐसा रिलेक्टेंटली कि बच्चों को वही भाषा बोलनी पड़ी, बच्चों को इंग्लिश ही बोलनी पड़ी। और कुछ भी उन्हें पता है, अभी मैडम दिख गए, प्रिंसिपल मैम, तो बिना इंग्लिश के बात नहीं कर सकते, और हम हमारी भावना बिना इंग्लिश के मैडम के साथ शेयर नहीं कर सकते। आप बताइए मुझे कितना वक्त लगा होगा या कितने दिन लगे होंगे बच्चों को इंग्लिश बोलने के लिए मजबूर करने के लिए। महज एक दिन, एक बच्चे के लिए तो महज 1 घंटा, क्योंकि वो मेस में मुझे कुछ तो ही पूछ रहा था, उससे बोला कि मैडम से हिंदी में बोलूँगा, मैडम को समझ में नहीं आएगा डाइनिंग टेबल पे। वो फटाक से दूसरे टीचर के पास दौड़ के जाता है और बोलता है कि इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्योंकि मुझे प्रिंसिपल मैम से पूछना है। तो आई थिंक वो 1 घंटे में, एक सेशन में बच्चे की इतना दिमाग चल के वो आता है और सामने बोलता है, मैडम what should I call this particular सब्जी इन इंग्लिश। वो कुछ सब्जी थी उस दिन, शायद कद्दू था, तो कद्दू को उसको इंग्लिश वर्ड नहीं समझ में आ रहा था, और वो बोलने वाला था कि प्रिंसिपल मैडम मुझे कद्दू पसंद नहीं है, मेस वाले को बोलिए कि कद्दू ना बनाए। सो लाइक वो गया टीचर के पास, उससे पूछा कि सब्जी को क्या बोलते हैं, ताकि मैं मैडम से बात। ही अंडरस्टूड द वर्ड पम्पकिन फॉर कद्दू। तो आई गेस वो एक जो क्यूरोसिटी होती है बच्चों में लर्न करने के लिए, इसी को हम बोलते हैं एक अर्थपूर्ण शिक्षक। आप क्लास में कितना भी पम्पकिन बताएं, शायद बच्चों को नहीं पता चलेगा, बैठेंगे और वो जब उस कद्दू को देखेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, तो डेफिनेटली उनको पता चलेगा कि ये पम्पकिन है और ये हम खाते हैं। आई थिंक ट्राइबल्स का ये ग्रूमिंग हमारे लिए बहुत इसेंशियल है, बहुत इम्पोर्टेंट है। एक गांव था और वहाँ पर काफ़ी अंधेरा था, एक आदमी को दूसरे गांव जाना था, तो
उसने बोला कि इतने अंधेरे में कैसे जाऊंगा। दूसरा आदमी आया, वो लैंटर्न लेकर आया, लालटेन जिसको हम बोलते हैं। उसने बोला भैया जी ये ले लीजिए और आगे चलिए। तो उसने बोला कि अरे ये तो सिर्फ 3 गज उजाला दिखाएगा मुझे तो 3 मील जाना है। तो फिर लालटेन वाले ने बोला आप इसे लेके तो चलिए, ये आपके साथ साथ चलेगी। तो चलना ज़रूरी है, शुरुआत होना ज़रूरी है। हम ये मान लेते कि हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा, हम वैसा करेंगे तो क्या होगा, ये नहीं हुआ तो कैसा होगा। तो मुझे लगता है शुरुआत तो कीजिए। जो होना है अच्छा और बुरा वो आपके हाथ में नहीं है। जब हम शुरुआत करेंगे तो अपने आप हमें हमारी मंजिल दिख जाएगी। हमारा बहुत इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है करंट इश्यूज़ और फ्यूचर इश्यूज़। आज के हमारे करंट इश्यूज़ मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। फ्यूचर में इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं ये आपको भी दिखाई दे रहे हैं और मुझे भी दिखाई दे रहे हैं। मुझे लगता है कि एजुकेशन एक इतनी बड़ी सीढ़ी है जिसको चढ़ने के लिए हमें समय ज़रूर लगेगा, लेकिन हमारे लिए मुश्किल नहीं है। लेकिन मैंने आपको कहा है कि हमें किस तरीके का एजुकेशन चाहिए। मुझे ट्राइबल बच्चों के लिए महज कागज़ के टुकड़ों का एजुकेशन नहीं चाहिए। मुझे एक ऑल राउंड डेवलपमेंट करना है उनका, ऑल राउंड पर्सनालिटी उनकी क्रिएट करनी है। वो पर्सनालिटी बनाने के लिए हमें उनको ये सारे जो फैक्टर्स मैंने आपको बताए, वेदर इट इज़ कल्चरल फैक्टर, वेदर इट इज़ सोशल फैक्टर, वेदर इट इज़ इकोनॉमिक फैक्टर और पॉलिटिकल फैक्टर, ये सारी चीज़ें जो हमारे डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस कर रही है, इस पे हमें वर्क करना पड़ेगा। वर्क करने के लिए हमें ये भी बताना ज़रूरी है कि इस पे हम काम करने के लिए शुरुआत कहाँ से करें। जैसे मैंने अभी आपको लालटेन वाला इंसिडेंट किया, हमें कहीं ना कहीं कोई इनिशिएटिव लेना ज़रूरी है। और मेरी तो अपील रहती है लोगों को कई बार कि ट्राइबल्स एक स्पेशल कम्युनिटी है और ट्राइबल्स की ये स्पेशलिटी उनको आगे ले जाएगी, लेकिन ये सोच हर एक की होनी चाहिए। जब आप एक समुदाय से जुड़े हैं तो मुझे ऐसा लगता है आपने खुद ये मानना है कि मैं अपने आप में यूनिक हूँ, मैं अपने आप में स्पेशल हूँ। वरना कई बार ऐसा होता है कि हम सॉरी अगर मैं कुछ ऐसा ज़्यादा का बोल दूँ और आपको हर्ट हो जाए, कि हम इतने लोग जुड़े होते हैं, 150 से 200 लोग जुड़े होते हैं, लेकिन 150 से 200 लोग एक कम्युनिटी के होने के बाद भी हम एक विचारधारा पे नहीं चलते हैं। सो हम हमारे बच्चों को उस विचारधारा में कैसे लाएं? देखिए, मैं ये मानती हूँ कि जोड़ना आसान है। आज हम जुड़े हुए हैं, ये जोड़ने की जो पद्धत है ये बहुत इजी है, आप जोड़ सकते हैं किसी को भी, लेकिन लॉन्ग टाइम तक उसको जुड़े रखना एक कठिन जॉब है। कुछ पल के लिए जोड़ते हैं, कुछ सेकंड्स के लिए जोड़ते हैं, लेकिन हमें एक लंबा सफ़र तय करना है और उस लंबे सफ़र को तय करने के लिए हमें बहुत 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 आगे निकलना है। आगे निकलते वक्त हमें ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है कि कहीं ऐसी कोई चीज़ तो नहीं जो हम पीछे छोड़ आए हैं। और ऐसा ही बच्चों के भविष्य के साथ होता है और उन पे वर्क करना हमारी जिम्मेदारी है। तो मैं एज एन प्रिंसिपल वर्क कर रही हूँ, मेरे टीचर शिक्षक के तौर पर वर्क कर रहे हैं, मुझे एक बहुत अच्छा टीम सपोर्ट है यहाँ पर, और तीसरा डिपार्टमेंट जो बहुत अच्छे से बखूबी इस काम को देख रहा है, और चौथा मुझे लगता है पेरेंट्स को ये बात मैं हर बार इल्तजा करती हूँ, इवन मेरे पेरेंट्स को भी बोलती हूँ कि मेरे बच्चों को प्रतिस्पर्धी बनाई है। उनको ये मत बताइए कि उन्हें कुछ प्रिविलेज है, उन्हें ये मत बताइए फ्री का खाना, फ्री का रहना, उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है ये सारी चीज़ें बताने की। वो जानते हैं ठीक है गवर्नमेंट ने हमें दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिया है, हमें गर्व है इस बात पर, लेकिन उन्हें इस चीज़ का रियलाइजेशन कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। दे आर कॉम्पिटिटर, सो लेट देम बी अ कॉम्पिटिटर। आज हमारे ट्राइबल युवा बेरोजगार क्यों है, कभी सोचा है आपने? इसके बैकग्राउंड में जाकर कभी देखा है कि आज ट्राइबल युवा बेरोजगार क्यों है? आज क्यों उन्हें जॉब नहीं लगती है? आज मैंने आपको बताया एक सोशल फैक्टर कि सीट्स जो है वो रिजर्व्ड है। आज भी कोई एसटी कैंडिडेट आईएएस अधिकारी पोस्ट के लिए अवेलेबल होना चाहिए। पीएसआई की पोस्ट है, एसपी की पोस्ट है, कलेक्टर, डेप्यूटी कलेक्टर, हर जगह आपको एसटी कैंडिडेट की खाली पोस्ट दिखेगी, लेकिन उस पोस्ट के लिए कोई एलिजिबल कैंडिडेट क्यों नहीं है? शिक्षा प्रणाली जो आज तक चलती आई है और जो आदिवासियों को परोसी गई है वो बेहद दर्दनाक और दुखमयी है। कॉपी का सिलसिला हो, मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों की जो प्रतिभा है वो उनमें बहुत कूट कूट के भरी है, उसे एक बार निखारने की कोशिश तो कीजिए। लेकिन इसके लिए मैं किसी एक समुदाय को ब्लेम नहीं करूंगी, ना ही मुझे ब्लेम करना है इन सब चीज़ों के लिए। बस मुझे एक दुख है कि जब मैं इस क्षेत्र में जुड़ी हूँ तो भाई मेरे बच्चे क्यों पीछे हैं। तो मेरे बच्चों के पीछे होने के कुछ कारण ऐसे हैं कि बच्चों को जो परोसा गया है वो खाने लायक नहीं था, ऐसा मुझे लगता है।
अगर मेरे बच्चों को कोई क्वालिटी चीज़ दी जाए, उन्हें सेल्फ मेड बनाया जाए, तो वो कई रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। और आज की युवा जनरेशन से मेरी अपील है, इसमें से कोई देख रहा है जो एक युवा वर्ग है, यहाँ पे सभी युवा है, मैं यहाँ पे किसी को कोई नहीं, सब जोशीले हैं सब। मैं सिर्फ ये बोलना चाह रही हूँ कि आप अपनी प्रतिभा को पहचानिए। क्या आपको वाकई लगता है कि आप में ये पोटेंशियल नहीं है कि आप ये चीज़ नहीं कर सकते? आज ही आप तय कीजिए अपने लिए, आज ही आप सर्च कीजिए गूगल में कि मेरे लिए कहाँ जगह खाली है और मैं इस पे वर्क कैसे करना शुरू करूँ। आप गाइडेंस लीजिए। राइट पर्सन, राइट वैकेंसी और राइट टाइम सब अभी है और आज है, कल के लिए कुछ नहीं है। मुझे लगता है आप एक बार और सोच कर देखिए कि मैंने अब तक जो एजुकेशन लिया है वो कितना मीनिंगफुल रहा है, या उसने मेरे जीवन को कितनी सार्थकता दी है। पर्सनालिटी नहीं बनानी है हमें एक अच्छा पर्सन बनना है, एक गुड ह्यूमन बीइंग, एक गुड ह्यूमन सोल। पर्सनालिटी नो प्रॉब्लम, नो इश्यूज। कोई भी अच्छा दिख सकता है, कोई भी अच्छा रह सकता है, कोई भी अच्छा बन सकता है, बोल सकता है। मुझे लगता है ह्यूमन सोल विल क्रिएट मीनिंगफुलनेस इन योर लाइफ, और वो गुड ह्यूमंस बनाने की तैयारी हम कर रहे हैं। हम कोई एक ऐसी मशीन नहीं बना रहे कि ट्राइबल्स जनरेट करते जा रहे हैं और ट्राइबल्स को बस कुछ भी दे दो एंड देन ट्राइबल्स की पॉपुलेशन बढ़ रही है। नो, हमें एक गुड ह्यूमन सोल ट्राइबल्स बनाने हैं, क्योंकि मैंने आपको वैसे भी कहा है कि ह्यूमन एडवांसमेंट के जो सबसे पहले व्यक्ति रहे होंगे तो वो आदिवासी ही रहे हैं, और आज भी उस एडवांसमेंट में हम जुड़े हैं। मुझे आज भी गर्व है हमारी संस्कृति पर, आज भी हमारे खुलेपन, खुले विचारों के लिए मुझे गर्व है, क्योंकि हम ये ब्रॉड सेंस आज भी रखते हैं जो हर कोई नहीं जानता है। लोग एक विचारधारा में फंसे हुए हैं और हम उन कई विचारों को मात देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हम हमेशा एक कदम आगे होते हैं, बस हमें पहचान नहीं है कि ये कदम पीछे की ओर जा रहा है या आगे की ओर आ रहा है। और आपको पता है, कोई भी कदम आगे की ओर करने से पहले दूसरा कदम पीछे जाता ही है। दैट्स ओके। इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोई गलत ट्रैक पे है। वी आर ऑन द राइट ट्रैक। एटलीस्ट हम फास्ट ट्रैक पे तो नहीं है, हमें फास्ट ट्रैक पे नहीं होना है, हमें राइट ट्रैक पे होना है। तो आई गेस हम एक राइट ट्रैक पे हैं। हम स्लो एंड स्टडी हम विन ज़रूर करेंगे, और उसके लिए सबसे बड़ी किल्ली, गुरु किल्ली जो मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, वो है एजुकेशन। लेकिन किस तरह का एजुकेशन? जो महज शिक्षा किताबों से जुड़ी ना हो, आपकी सोच से जुड़ी हो, आपको ओवरऑल पर्सनालिटी देती हो, उसमें मीनिंगफुलनेस हो, उसमें क्रिएटिविटी हो, उसमें स्किल बाइंडिंग हो। ये सारी चीज़ें हमारे एजुकेशन को एक मीनिंगफुलनेस देती है। ये जितने भी ग्रंथ लिखे होंगे ना, इसमें कहीं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का जिक्र नहीं है, कहीं पे भी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का जिक्र नहीं है। ये कितने भी ग्रंथ आप पढ़ लीजिए, कहीं पे ऐसा नहीं लिखा है धर्म की किताबों में कि आपको ये करना है। हाँ, आदिवासियों का तो खैर धर्म अलग ही होता है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये धर्म की बुक जो मानते हैं वो सोचते हैं कि धर्म में ऐसा लिखा है, धर्म में वैसा लिखा है, लेकिन मैं बताती हूँ कोई भी किताबों में ऐसा नहीं लिखा है। इसके परसेप्शन से लेना, आपको बनना क्या है आप तय कर लीजिए, उससे जुड़ी चीज़ें आप पढ़िए, आप एक दिन ज़रूर बनेंगे। हाथ रख कर बैठेंगे तो हमसे कोई भी चीज़ होने वाली नहीं है। मुझे एक चीज़ की बहुत खुशी होती है जब मैं कोई ट्राइबल इंसानों से रूबरू होती हूँ, या मेरी कोई कम्युनिटीज़ है जो किसी और स्टेट में होती है, कोई और स्टेट के ट्राइबल्स होते हैं, तो एक बॉन्डिंग होती है, एक ब्रदरहुड की। औरों के लिए तो बहुत बोला जाता है, लेकिन आज एक ऐसा मंच है जहाँ अपनों के लिए बोला जा रहा है, और अपनों के लिए अपनी व्यथा, कथा, विचार, सारी चीज़ें बोली जा रही है। तो आई गेस एक फैमिली बॉन्डिंग हो जाती है जब हम हमारे अपनों के बीच में बैठते हैं या बोलते हैं। अब इसमें से जितने भी शिक्षक होंगे, जो टीचर्स फैकल्टी को बिलोंग करते होंगे, जो भावी शिक्षक होना चाहते होंगे, मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, कुछ ऐसे शिक्षक बनिए जो वाकई बच्चों को मीनिंगफुल एजुकेशन दे। आप कोई आम शिक्षक मत बनिए। एक बीएड डीएड लेकर हम चले हैं क्लास में 40 मिनट का पीरियड देना, वो 40 मिनट वो बच्चे के जीवन के बेहतरीन 40 मिनट होने चाहिए उस क्लास में, उस तरह से पढ़ाइए, वरना शिक्षक होने का कोई अर्थ नहीं है। क्योंकि ये किताबी नॉलेज है, ये किताबी चीज़ें, ऐसा करो वैसा करो, इतना लिखो, हाँ मैंडेटरी है, मैं मना नहीं कर रही हूँ, आप इसको पूरी तरह से डिनाई भी नहीं कर सकते, लेकिन जिससे कुछ चीज़ें सीखी जा सकती है, हम वो सारी चीज़ें फिर छोड़ देते हैं। तो मुझे लगता है थोड़ा सा वर्क आपको भी करना पड़ेगा एज एन टीचर्स, और जब आप उसी एनर्जी और फ्लो से एक मीनिंगफुलनेस लेकर आपके दिमाग में जाएंगे कि ये जो 30 मिनट और 40 मिनट मुझे किसी क्लास में मिल रहे हैं, ये मेरे जीवन के बेहतरीन 40 मिनट होने चाहिए, ये मेरे जीवन की ऐसी क्लास होनी चाहिए कि हर बच्चा जब इस क्लास से निकले तो मेरे बच्चे को मैंने जो भी पढ़ाया है वो सब उसे पाठ हो।
बच्चों का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। मैं हमेशा महसूस करती हूँ कि मुझे जब ये जॉब मिला प्रिंसिपल का, तो मुझे बहुत ऐसा लगा कि शायद मैं हैंडल नहीं कर पाऊँगी। बीइंग अ टीचर इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू एड्रेस सच एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल। लेकिन जब जुड़ी, बच्चों की कथाएं सुनी, बच्चे जब जिस मायूसी से, जिस मासूमियत से आते थे, तो मुझे लगा नहीं, यहाँ पर बच्चों के जैसा होना ज़रूरी है। और मैंने फिर ये भी बात नोटिस करी कि ट्राइबल बच्चों की नीड दूसरे बच्चे, जहाँ मैं जिस इंटरनेशनल स्कूल्स में पहले पढ़ा चुकी, वेदर इट इज़ पोदार इंटरनेशनल स्कूल या DPS दिल्ली पब्लिक स्कूल, वो बच्चों से हमारे बच्चों की कोई तुलना नहीं है। हमारे बच्चे यूनिक है। हमारे बच्चों की क्यूरोसिटी उन बच्चों से कहीं ज़्यादा है, लेकिन उन्हें निखारने के लिए हम में कितना पेशेंस है, ये ज़रूरी है। हम लोग जजमेंटल बहुत जल्दी हो जाते हैं। हर एक का एक छिपा हुआ पोटेंशियल है, उसको निखरने में टाइम लगता है। बोलते ना, जब सही वक्त आता है तो हर चीज़ सही हो जाती है। और जब बच्चों के लिए करें तो मुझे लगता है हर वक्त सही ही होता है। आप एज एन पेरेंट, गार्जियन, जब भी आप अपने बच्चों के साथ समय स्पेंड करते होंगे तो आपको हमेशा ऐसा महसूस होता होगा कि ये जो समय मैं अपने बच्चे को दे रहा हूँ, ये सबसे मूल्यवान समय होगा मेरी ज़िंदगी का। तो मुझे बस हमेशा से यही लगता आया है कि बच्चों से जुड़े रहिए, बच्चों को जोड़िए और बच्चों के हित में काम करते रहिए। बच्चों को हमें स्वस्थ बनाना है, बच्चों को मस्त बनाना है और बच्चों को व्यस्त बनाना है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कितना सहयोगी है इस काल में, ये भी मैं नहीं जानती, क्योंकि बहुत सारे बच्चे वो ऑनलाइन क्लासेस करते वक्त सो जाते हैं, डिप्राइव्ड है। खैर, हमारे ट्राइबल बच्चे तो एक ऐसे सेगमेंट में है जहां उन्हें नेटवर्क ही नहीं मिलता उन जंगलों में, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ पाना तो बहुत कठिन होता है। लेकिन फिर भी हमारी कोशिश रही है उनसे जुड़ने की, उन तक पहुंचने की, उनको शिक्षा देने की। ही अगर बच्चा शिक्षा के पास नहीं आ सकता है तो शिक्षा को बच्चे के पास जाना ही चाहिए, क्योंकि वो उसकी मूलभूत आवश्यकता है। बच्चा हर चीज़ से दूर रह सकता है लेकिन शिक्षा से दूर नहीं रह सकता है, और वो शिक्षा तब होगी जब टीचर स्वयं उसके पास जाते हैं। एक मीनिंगफुल, सार्थकता देने वाला जो नॉलेज है वो देना बहुत ज़रूरी है। इसमें डिफरेंट नॉलेज होना भी ज़रूरी है जो वक्त आने पर वो किसी के साथ शेयर करे। किताब से जुड़े हुए सवाल तो आप पूछते ही हैं, ज़िंदगी से जुड़े सवाल भी पूछिए बच्चों की, क्योंकि हमें ज़िंदगी ही बनानी है। तो मुझे लगता है कि बच्चों के लिए, बच्चों की खुशी के लिए और बच्चों की तरक्की के लिए हमारा एक दूसरे से जुड़ना बहुत ज़्यादा, और मुझे बच्चों के साथ सेशन करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और आज बच्चों के बहुत सारे पालक होंगे यहाँ जो जुड़े होंगे। आज आप आपके बच्चों को एक चीज़ ज़रूर बोलिएगा रात में कि आप स्पेशल है, आप यूनिक है और आप प्रिविलेज नहीं है, आप प्रतिस्पर्धी हैं इस दुनिया में। आपको कंपटीशन फेस करनी है और कंपटीशन फेस करके आपको इस युद्ध को जीतना है, क्योंकि आप कल के बिरसा मुंडा हैं और आप कल की रानी दुर्गावती है। बस थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं हम बिरसा मुंडा जी और रानी दुर्गावती में। जो क्रांतिकारी रेवोल्यूशनरी वो ऑनरेबल्स हैं, हम बस उसमें थोड़ा सा शिक्षा का ट्विस्ट डाल रहे हैं, ताकि हमारी जो रानी दुर्गावती बनेंगी आगे, या हमारे जो बिरसा मुंडा बनेंगे, वो एक ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म में बनेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है आज जितने भी पालक हमको देख रहे हैं यहाँ पर, जितनी भी फैमिलीज़ देख रही है यहाँ पर, वो अपने बच्चों को आज रात में ये चीज़ ज़रूर बताए कि वो किस तरह से यूनिक है, वो किस तरह से स्पेशल है, उनमें किस तरह ओलंपिक के रिकॉर्ड्स तोड़ने की काबिलियत है। और मुझे लगता है ये सारी चीज़ जब आप आज उनसे बोलेंगे तो वो बच्चा अपने आप में एक नयापन महसूस करेगा और ये पूरे एजुकेशन फ्रेटर्निटी में कहीं ना कहीं चेंज लाने की कोशिश ज़रूर करेगा। मुझे गुणवान बोलने के लिए, जुड़े रहने के लिए थैंक यू सो मच फॉर दैट। और हम हमारी संस्कृति को प्रिजर्व कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इसकी जो उपासना करते हुए मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं, हमें उस पर भी गर्व है। बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है ये एजुकेशन का धागा अभी भी कमज़ोर है और इसको मजबूत करने का काम हमें फिर से मिल के करना है, क्योंकि मेरी कम्युनिटी बेस्ट है और मैं ये मानती हूँ हर एक बच्चा मेरी कम्युनिटी का यूनिक है, स्पेशल है। उसको तराशना बहुत ज़रूरी है। उसे डीमोटिवेट मत कीजिए, उसका काउंसलिंग कीजिए, उसे मोटिवेट कीजिए और उसे बताइए कि वो क्यों दुनिया से अलग है, और उसे ये बताइए कि आप में सबसे बड़ी खूबी ये है कि आप धरती के पहले मानव हैं बोलना, जिन्होंने धरती पर पैर रखा है। भले ना हो बट उन्हें बताइए हम क्यों आदिवासी हैं, क्योंकि हम ही वैसे हैं जिन्होंने मानव विकास या सभ्यताएं, जितने भी सिविलाइजेशन हमने पढ़े होंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन से हम शुरू करते हैं, तो वो सिविलाइजेशन की शुरुआत भी किसी ट्राइबल ने की है।
तो हम उससे जुड़े हुए लोग हैं और हम ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं। तो कहीं ना कहीं आपका बच्चा मोटिवेट होगा और वो कुछ ना कुछ कर गुजरने के लिए कोशिश करेगा। ऐसे ही मैंने एक बच्चे को मोटिवेट किया था, जैसे कि मैंने सेकेंड डे आ गया, हाँ मैडम अभी बताइए आप क्या करना है मुझे। मैंने कल रात में बहुत सोचा कि अरे मैडम ने तो ऐसा बोला है कि मैं भी बिरसा मुंडा एक चीज़ आती है ये, तो मैंने बोला हाँ बेटा ये सब चीज़ ठीक है, उसके लिए पढ़ाई भी करना ज़रूरी है और पढ़ाई के लिए थोड़ा थोड़ा पढ़ो, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बाकी की चीज़ें तो हम लोग जुड़े ही हुए हैं आप लोगों से। तो बच्चा कहीं ना कहीं रिस्पॉन्ड करता है जिस तरह की पॉजिटिविटी आप उसके अंदर डालते हैं। और मेरे जितने भी युवा वर्ग है मेरी उनसे हाथ जोड़कर विनंती है, अपने लिए सीट्स देखिए, अपने लिए तैयारी करिए और अपने आप को ये मत सोचिए कि मैं ये चीज़ नहीं कर सकता हूँ। यू कैन डू इट। आप बस आईने के सामने खड़े होकर अपने आप से यही बोलिए, यस आई कैन डू इट, और आपको कोई भी बैकफुट में नहीं ले जाएगा। आपके अंदर जो क्षमता है, जो पोटेंशियल है, वो किसी और में नहीं है, और ये बात आज आप जान लें। मैं अंत में सिर्फ इतना ही बोलना चाहती हूँ कि ना हमें पहाड़ चाहिए, ना हमें पाषाण चाहिए, ना हमें पहाड़ चाहिए, ना हमें पाषाण चाहिए। असल शिक्षा की जो पहचान कराएं, वैसे हमें बस चंद इंसान चाहिए। जय गोंडवाना और सभी को सेवा जोहार। आपके अपने बयान टीवी चैनल को लाइक शेयर के साथ सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन दबाना न भूलें। जाते जाते अपनी कीमती राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें।